Hello, all of you. Welcome to the Triple S Educational Platform. In this video, we are going to discuss about the science frequently asked questions और ये questions JJPSC के एग्जाम्स में पूछे गए थे science portion में and we are going to discuss about those questions. So, the first question is on your screen. Among the following, where is sucrose found? Milk, honey, sugarcane and orange. इन सब में से we have to tell कि सुक्रोज किसमें मिलता है. सुक्रोज is a form of sugar. अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क में जो शुगर हमें मिलता है दैट इज नोन एज लैक्टोज। अगर हम हनी की बात करें तो हनी में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स मिलते हैं जिसमें 40% जो है वो फ्रक्टोज होता है प्लस 30% जो है इसमें ग्लूकोज होता है एंड 17% इसमें वाटर होता है और जो बच गया वो कुछ और कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। शुगर केन की बात करेंगे तो ये मेनली किससे बना होता है, ये इसमें जो शुगर प्रेजेंट होते हैं दैट इज सुक्रोज। ऑरेंज की अगर हम लोग बात करें इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट होते हैं बट सुक्रोज मेनली इसमें शुगर नहीं होता। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शुगर केन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जेकेपीएससी के एग्जाम में, सीबीटी मोड में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following causes sleeping sickness in humans? Now the question is from the disease section. अगर हम लेशमेनिया की बात करें तो इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं लेशमेनियासिस। प्लाज्मोडियम से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं हम लोग मलेरिया या फिर डेंगू। मलेरिया जो होता है, दो डिजीज होती है प्लाज्मोडियम से, बेसिकली हम लोग मलेरिया की बात करते हैं और डेंगू की बात करते हैं। मलेरिया जो है, ये डिजीज मलेरिया कॉज होता है एनोफिलस से जो कि फीमेल मस्कीटो होता है, एनोफिलस। और बात करें डेंगू की तो डेंगू कॉज होता है जिस मस्कीटो से, उसका नाम है एडिस इजिप्टी। सो मलेरिया के लिए डिफरेंट कॉजल ऑर्गेनिज्म है और डेंगू के लिए डिफरेंट कॉजल ऑर्गेनिज्म है। एंटामीबा की बात करें तो एंटामीबा जो है डिजीज कॉज करता है उसको कहते हैं एम्यूबियासिस। तो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा जो डिजीज कॉज करता है उसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर next question. What source add nitrogen oxide to the atmosphere? We have to tell कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं। सो यस, एक तो उसमें लाइटनिंग की वजह से होता है। जब लाइटनिंग होती है तो जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसको नाइट्रेट्स कहते हैं या फिर नाइट्राइट कहते हैं। नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रेट। और नाइट्राइट जो होता है दैट इज NO2 नेगेटिव। इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में से मतलब NO3 किसको कहते हैं, NO2 किसको कहते हैं। और बैक्टीरिया इन द सॉइल, सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं और ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ऐड करने में। सो दैट मीन्स बोथ 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question, which among the following polymer is an enormous range of domestic and industrial products from raincoat, shower curtain, window frames and indoor plumbing? तो we have to tell कि इन सब चीजों के लिए mainly from the given options कौन सा चीज जो है वो mainly यूज किया जाता है। अगर हम पॉलीस्ट्रीन की बात करें तो पॉलीस्ट्रीन जो है ये मेनली डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए यूज होता है। बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं बट ये मेनली डिस्पोजेबल आइटम्स जो ग्लास या प्लेट्स इस टाइप की चीजों के लिए यूज होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगर हम लोग पॉलीप्रोपीन की बात करें तो ये मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल, जो भी जहां पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनमें किसी किसी जगह पर ये पॉलीप्रोपाइलिन यूज होता है। सो इन दैट केस द राइट आंसर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर yes, which of the following mirror is used in the rear view mirror of the vehicles? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऐसे कि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ओपेक इज नॉट द राइट आंसर, सो ओपेक को हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। प्लेन मिरर इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। प्लेन मिरर इज दैट जिसमें हम लोग लाइक जो हम मिरर देखते हैं जिसमें हम खुद को देखते हैं दैट इज अ प्लेन मिरर बेसिकली। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नाउ वी हैव अ कॉन्केव मिरर एंड वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर। सी, जब हम कार्स की बात करते हैं तो कार में जिस मिरर से जो साइड पर मिरर होता है जहां से हम पीछे का व्यू देखते हैं बेसिकली,
वो जो मिरर होता है उसी को कहते हैं रियर व्यू मिरर। और वो जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स का, वो कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है वो। अब ये जो कन्वेक्स मिरर होता है इसको हम लोग डाइवर्जिंग भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग भी कहते हैं और कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग भी कहते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, इससे इमेज जो है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। इमेज जो कॉन्वेक्स से बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। बट अगर हम बात करेंगे कॉनकेव का, तो कॉनकेव के केस में जो इमेज बनती है वो रियल भी बन सकती है, मतलब रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। और साइज जो होता है इमेज का वो लार्ज साइज होता है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स के केस में जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है, या फिर डिमिनिश्ड हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कार में बैक व्यू देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चीजें एक छोटे से फ्रेम में दिख जाती हैं, क्योंकि साइज जो होता है वो डिमिनिश हो गया होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the SI unit of dash? A very easy question. What जो है वो किसका SI unit होगा? So that is far. But what about other options? अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? हेनरी। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल H से। प्रेशर की बात करें सो दैट SI यूनिट इज पास्कल रिप्रेजेंटेड बाय PA। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो SI यूनिट इज हर्ट्ज और उसको रिप्रेजेंट करते हैं HZ के साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ओके, बायोलॉजी से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने जो मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया था वहां पर ये सब चीजों को डिस्कस किया था। सो हियर वी हैव टू टेल कि ट्रांजिशनल जोन जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे? द ट्रांजिशनल जोन इज नोन एज इकोटोन। बट व्हाट अबाउट अदर्स? जब हम कोई इको जोन की बात करते हैं या फिर बायो जोन की बात करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? जब हम इको जोन की बात करते हैं ना, तो इको जोन का मतलब होता है कोई ऐसा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इको जोन का मतलब है ऐसा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जहां पर हमारे पास डिस्टिंक्ट बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट हो ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोज़ोन। जब हम बायोज़ोन की बात करते हैं, बायोज़ोन मतलब जो है वो कहीं न कहीं रिलेटेड होता है जब हम बात करते हैं फॉसिल्स की बात करते हैं, या फिर रॉक्स की बात करते हैं, या फिर हम सॉइल लेयर की बात करते हैं। वहाँ पर अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हमें कोई ऑर्गेनिज़्म मिलते हैं, सपोज़ ये हमारे पास कोई माउंटेन है इस तरीके से, और इस माउंटेन में इस पर्टिकुलर रीजन में हमें कोई ऑर्गेनिज़्म मिलते हैं या उनके फॉसिल्स मिलते हैं, तो इस पूरे माउंटेन के लिए इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोल देंगे बायोज़ोन। So in this question, the right answer is ecotone. Moving to the next question, which of the following plays a critical role in transmitting signals between the spinal cord and higher parts of the brain in controlling autonomic activities such as heartbeat and respiration? अब हार्ट के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके कुछ कुछ फंक्शंस जो हैं हमें पता होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। मसल्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, उसके बाद जो भी हम रीड करते हैं, जो भी हम राइट करते हैं, या जो भी हम लर्न करते हैं, ये वाले जो भी फंक्शंस हो गए, जो भी हम सोचते हैं, थॉट प्रोसेस जो भी होता है, ये कुछ फंक्शंस होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। ऑप्टिकल लोब की बात करेंगे तो ऑप्टिक मतलब कहीं न कहीं आई से रिलेटेड है। तो इसका मतलब इसके जो फंक्शंस होंगे वो भी कैसे होंगे? आई वाले फंक्शंस होंगे। तो क्या-क्या फंक्शंस होंगे इसके? हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जब हम कहीं पे मेज़र करते हैं, या फिर अगर हम कहीं पे डेप्थ को देखते हैं, डेप्थ का हिसाब लगाते हैं इस चीज़ में, या फिर अगर हम परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन के लिए भी ऑप्टिकल लोब का काम करते हैं। कलर देखने के लिए भी ऑप्टिकल लोब जो होते हैं इनका फंक्शन रहता है। इसके बाद जो हमारे पास डाइएन्सेफेलॉन है, डाइएन्सेफेलॉन का मेन फंक्शन रहता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है इसमें तो सभी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, और बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। तो इसके अलावा जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, दिस इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसमें यूजेस हमें मेन मेन यूजेस पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाय। अब जब डाइजेशन की बात करते हैं तो हर किसी का डाइजेशन होता है, मतलब प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, हर एक चीज का।
तो इन दैट केस वी हैव टू टेल कि डाइजेशन जो फैट का होता है इंटेस्टाइन में, वो किसकी हेल्प से होता है, मतलब क्या प्रोसेस होती है, क्या होता है उस चीज में। यहाँ पर डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हम ऐसा कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम a region of higher concentration टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। दिस इज अ प्रोसेस जिससे कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और डिफ्यूजन जो है ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। इसके बाद पेप्टाइजेशन की अगर हम बात करें तो पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन होता है बेसिकली कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना, किसी भी प्रेसिपिटेट को यूज करके उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। देन वी लेफ्ट विद द इमल्सिफिकेशन। यस, इमल्सिफिकेशन इज द राइट आंसर। क्यों? बिकॉज इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, देखो ऑयल, ये फैट की बात कर रहे हैं तो फैट किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑयल की फॉर्म में। तो ऑयल जो होता है वो जनरली वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होता, तो इसी चीज को मिक्स करने के लिए यहाँ पर इमल्सीफायर का यूज करते हैं। इमल्सीफायर का यूज करती है हमारी बॉडी ताकि इसको मिक्स करके अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। Moving to the next question, which of the following is the most important factor for decline of biodiversity? जब बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा उनकी डिक्लाइनिंग के लिए? ओके, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमें ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी जो डिक्लाइन कर रही है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सो हियर डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, जेनेटिक एसिमिलेशन, पेस्ट कंट्रोल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जू। अगर जू का नंबर इंक्रीज कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, डिक्लाइन नहीं होगी। अगर पेस्ट से कंट्रोल करेंगे चीजों को तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। अगर जेनेटिक एसिमुलेशन देखें तो इसमें भी हमारा जेनेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी। बट अगर हम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इन दैट पर्टिकुलर केस जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वाटर अवेलेबल इन सॉइल फॉर द रूट ऑफ द प्लांट। आई गेस क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर होगा क्योंकि ये जेकेएसएसबी ने ऐसे ही दिखाया हुआ है। यस, वाटर अवेलेबल इन सॉइल फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट इज डैश। जब हम बात करते हैं जो पानी अवेलेबल होता है प्लांट्स को सॉइल से, वो किस तरीके का वाटर हम उसको कहते हैं? सो जब हम ग्रेविटेशनल वाटर की बात करते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल वाटर का ये मतलब होता है जो वाटर सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है, वाटर मूव्स थ्रू सॉइल, जो सॉइल के अंदर ही मूव करता है वाटर, उस वाटर को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो दिस इज नॉट द, दिस इज रॉन्ग आंसर। देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम किसको कहते हैं? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऐसी टेंडेंसी जिससे एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए, लेट मी राइट इट हियर, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए सो दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस इज रॉन्ग आंसर। तो सही आंसर यहाँ पे कैपिलरी वाटर होगा। कैपिलरी वाटर का, कैपिलरी एक्शन का यही मतलब होता है कि वाटर को खींचना ऊपर की तरफ, वाटर को अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर का मूवमेंट करवाना, दैट इज कैपिलरी वाटर। और जो सॉइल में वाटर अवेलेबल होता है रूट्स ऑफ द प्लांट्स के लिए, वो कौन सा होता है? कैपिलरी वाटर होता है। Moving to the next question, which among the following is the chemical name of plaster of Paris? Okay, so easy question है, हमें पता होना चाहिए, but before that अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज NaCl, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। देन कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे सो दिस इज CaCl2। सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हेमीहाइड्रेट का क्या मतलब है? इसका आपको फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज सिंपल CaSO4, हम कैल्शियम सल्फेट कह देते हैं। बट हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ H2O। H2 का मतलब हो गया वाटर मॉलिक्यूल, इसी को अगर हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेट का मतलब ही वाटर होता है। So this is calcium sulfate hemihydrate is the right answer. Moving to the next question. Lung cancer can be caused by which of the following hazardous substance? So we have different options: ozone, nitrous oxide, asbestos particles, and mercury. So among that, asbestos particle is the right answer.
क्योंकि ये पार्टिकल्स अगर बॉडी में चले जाते हैं तो ये लंग्स में क्या कर देते हैं, स्कार्स बना देते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन नहीं कर पाए। सो इन केस ऑफ लंग कैंसर, एस्बेस्टोस पार्टिकल्स इज द राइट आंसर। Moving to the next question, which of the following tree is not eco-friendly? बेसिकली ट्रीज तो सारे इको फ्रेंडली होते हैं, बट इन पर्टिकुलर केस वी हैव टू टेल कि कौन सा ट्री इको फ्रेंडली नहीं होगा। सो नीम इज इको फ्रेंडली, काफी सारे उसके यूजेस भी हैं। बाबुल इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, सॉरी बाबुल, इट्स बबूल। एंड देन यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो यूकेलिप्टस होता है, इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसको इको फ्रेंडली से हटा देते हैं। कैसे-कैसे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करता है, मतलब दिस इज़ रॉन्ग आंसर, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। यूकेलिप्टस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ केमिकल को रिलीज़ करता है। वो केमिकल रिलीज़ होने की वजह से इस प्लांट के आस-पास में बाकी प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इस प्लांट को इको फ्रेंडली में नहीं कंसीडर करते। इको फ्रेंडली का मतलब हो गया जो इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अच्छा हो वगैरह-वगैरह। सो इन दैट केस यूकेलिप्टस इज़ द राइट आंसर। Next one, among the following, what is cupric sulfate commercially known as? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से याद आता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NaHCO3 विच इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज CaClO ट्वाइस, और इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सो दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देन वी हैव जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, दिस इज नोन एज जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो ब्लू विट्रॉल इज नोन एज द क्यूपरिक सल्फेट एंड ब्लू विट्रॉल हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बैड ओजोन और द ग्राउंड लेवल ओजोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन मेनली हम क्या बात करते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है वो बेसिकली हेल्प करती है, जो भी हार्मफुल रेज हैं, यूवी रेज वगैरह हैं, उनको अर्थ पे नहीं आने देती। बट तो जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं गुड ओजोन। तो फिर बैड ओज़ोन क्या है? बैड ओज़ोन मीन्स वो वाली ओज़ोन लेयर दैट इज़ प्रेज़ेंट इन द ट्रोपोस्फेरिक, मतलब जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर अगर कुछ ओज़ोन प्रेज़ेंट होती है, तो उसको हम लोग बैड ओज़ोन कहते हैं बेसिकली, क्योंकि वो कोई भी मतलब प्रोटेक्शन वगैरह का काम नहीं कर पाती उतना अच्छे से। सो दैट इज़ बैड ओज़ोन मीन्स ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल? इन सब में से मतलब जो प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल होगा वो कौन सा होगा, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब हम प्राइमरी की बात करें, ये एनसीईआरटी का लाइन है एग्जैक्टली, और मैंने बताया भी था इस चीजों के बारे में आपको अपनी क्लासेस में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। Moving to the next one, destruction of biodiversity is due to which of the following? जब हम biodiversity की destruction की बात करें तो yes, अगर पेड़ को काटेंगे, deforestation करेंगे, so this is also the right answer. Pollution can also be the factor. And अगर हम natural habitat को reduce कर देंगे, that can also be the factor. So that means option number D, all of these is the right answer in this particular question. Moving to the next question, व्हाट इज द वाइट ऑफ द आई कॉल्ड? जो आई का जो वाइट वाला पोर्शन रहता है, उस वाइट वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सो हियर वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, रेटिना, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड आइरिस। जब हम आइरिस की बात करेंगे, सो आइरिस का एक मेन, ये भी क्वेश्चन बाकी वाले सेट में पूछा गया है, मतलब अगर यहाँ पर ऐसा पूछा है वाइट ऑफ द आई, तो बाकी सेट में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आइरिस की अगर हम लोग बात करें, सो आइरिस का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है, आइरिस रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट, जो हमारी आई के अंदर आ रही है, वो जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको रेगुलेट करता है आइरिस। तो अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी मतलब आई बॉल का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज अ सर्कुलर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई बॉल, फ्रंट ऑफ द आई बॉल। सो ये हम लोग इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्निया। और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज स्क्लेरा। So the right answer is sclera. Moving to the next question. Which among the following is a superconductor?
सुपर कंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल कंडक्टर का तो ये मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। बट सुपर कंडक्टर उससे क्या डिफरेंस है? सुपर कंडक्टर का मतलब ये होता है अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, तब भी सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें से करंट ट्रेवल कर सकती है। सो मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स द राइट आंसर हियर इज मर्क्यूरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gas is a greenhouse gas? Among the given options, greenhouse gas जो होगा वो कौन सी होगी? So this is wrong. Nitrogen dioxide. Carbon hydroxide is also wrong. Hydrogen sulfide is also wrong. The right answer here is carbon dioxide. It's a very easy question. Moving to the next question, which of the following is the other name for vitamin C? Okay, so this is also very easy question. Vitamin C को हम लोग क्या कहते हैं? Ascorbic acid कहते हैं। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मिथेनॉइक एसिड। और एसिटिक एसिड की बात करें, दिस इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉइक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। सो मिथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉइक एसिड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर इज टू माइलेज एज एममीटर इज टू डैश। अगर ओडोमीटर से हम लोग माइलेज को मेजर करेंगे तो एममीटर से किसको मेजर करेंगे? तो एममीटर से जो है वो हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving to the next one, the interaction where one species is harmed whereas the other is unaffected is called which okay, ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। इसमें से जो कैनाबलिज्म वाली टर्म है, दिस इज समवट डिफरेंट। कैनाबलिज्म जो है इसका मतलब होता है जब एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज के किसी और के ऑर्गेनिज्म को खाने लगे, सो दैट इज नोन एज कैनिबलिज्म। जैसे अगर ह्यूमंस ह्यूमंस को ही खाने लगे, सो दैट प्रोसेस या दैट फिनोमिना इज नोन एज कैनिबलिज्म। कमेंसलिज्म की बात करें तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। कमेंसलिज्म की बात करें, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो बेनिफिट होता है ना तो उसको कोई लॉस होता है। सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बट अमेंसलिज्म में यस, एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, एक स्पीशीज जो होती है वो हार्म होती है और जो दूसरी स्पीशीज होती है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो द राइट आंसर हियर इज अमेंसलिज्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are oxidizing agents? So इसमें से oxidizing agents जो होगा वो कौन कौन सा होगा? तो hydrogen peroxide, potassium nitrate and chlorine, all of these are the examples of oxidizing agents. Moving to the next one. Yes, reducing or stabilizing the level of greenhouse gases in the atmosphere is called as dash. Okay, fine. So now basically we have three terms. हम लोग बात करते हैं climate adaptation, climate resilience and climate mitigation. क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो भी चीजें क्लाइमेट को हैम्पर कर रही हैं उन चीजों को हम कैसे रिड्यूस कर सके। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट को इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम उन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को ही कम कर देंगे या स्टेबलाइज कर देंगे तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट मिटिगेशन। अगर हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें, रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि जैसी कंडीशंस हैं वैसी सेम कंडीशंस में ही किस तरीके से हम लोग को सर्वाइव करना है या किस तरीके से चीजों को आगे फॉरवर्ड करना है, उसी सेम कंडीशन कितनी कैपेसिटी है हम लोग की कि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को बियर कर सकते हैं। दैट इज नोन एज क्लाइमेट रेजिलियंस। और क्लाइमेट एडेप्टेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एडेप्टेशन इज समवन रिलेटेड टू कि अगर कभी क्लाइमेट जो है वो कुछ भी एडवर्स हो जाता है, ऐसे केस में क्या एडेप्टेशन हमारे अंदर आती हैं, सो दैट इज नोन एज क्लाइमेट एडेप्टेशन। So here climate mitigation is the right answer. Moving to the next question, which among the following is not an example of insulator? So यहाँ पे plastic is insulator, copper here copper is not insulator, glass is also insulator. तो copper जो होता है वो हमारे पास conductor होता है। तो copper here is the right answer. Moving to the next question, the gas used as coolant in the refrigerator. So ये तो याद करने वाला question है. The right answer here is Freon 12. Option number, the first option is the right answer. Moving to the next question, which of the following is non-biotic pollutant of the groundwater? Biotic का मतलब हो गया living, so non-biotic means non-living. So arsenic is non-living here. वायरस की बात करेंगे सो मतलब इसको लिविंग और नॉन लिविंग हम दोनों ही कंसीडर नहीं करते हैं, बट इफ वी हैव टू कंपेयर अमंग वायरस, एल्गे एंड आर्सेनिक, then we'll go with the option number A, that is arsenic. Option number A is the right answer. Moving to the next question, which of the following is non-biodegradable substance?
Glass, cotton, wood, and paper. Cotton, wood, or paper are biodegradable, and the glass is non-biodegradable. So, among the given options, option number A is the right answer. So, these are the 30 questions that we have discussed in this particular video. So, we'll discuss इसके बाद के जो भी questions रहेंगे जिस तरीके से भी उनको वैसे ही continuity में discuss करेंगे. So, अभी के लिए ये 30 questions थे जो हमने discuss किए. So, thank you so much all of you, and have a nice day, have a good health. Bye.